नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पर्यवेक्षक पीएल पुनिया के नेतृत्व में हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण महारा सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वहीं बैठक खत्म होने के बाद बाहर निकलते ही द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने प्रदेश प्रभारी पर कई गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रदेश प्रभारी पूरे पार्टी का प्रभारी होता है, न कि कुछ व्यक्तियों का। तो देखिए, अंदरूनी कला देखने को मिल रही है और ये सिलसिला अभी से नहीं चल रहा, बल्कि इससे पहले भी अंदरूनी कला देखने को मिल रहा था कांग्रेस में। चाहे उत्तराखंड की बात कर ली जाए, राजस्थान की बात कर ली जाए, कांग्रेस अपने अंदर ही अंदरूनी कला जो है वो बैठाई हुई है। इसको लेकर पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं और जिस तरीके से पिछले साल भी पर्यवेक्षक भेजे गए थे, एक बार फिर से भी वही माहौल देखने को मिल रहा है। जब पीएल पुनिया पहुंचे थे, उस दौरान एकाएक करके पीएल पुनिया ने बात की थी करण महारा से, प्रीतम सिंह से, तमाम नेताओं से बात की थी कांग्रेस के। तो वही जब संपन्न हुई ये पूरी बैठक, उसके बाद जब बाहर निकले तो और भी इल्जाम लगाए गए हैं, जो कि काफी चिंताजनक है कांग्रेस के लिए। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है और इस तरीके से कला, अंदरूनी कला जो देखने को मिल रही है लगातार कांग्रेस में, वो काफी चिंताजनक है। कई बड़े संकेत जो है वो देता है। हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जुड़ चुके हैं, नेता है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आपका सर। ये किस तरीके से अंदरूनी कला देखने को मिल रही है? काफी संकेत देता है कांग्रेस के लिए। नहीं, कोई कला नहीं है। पार्टी में लोकतंत्र है। ये हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी है कि शाह और बादशाह बोलेंगे, बाकी सब खामोशी से सुनेंगे। यहाँ देश के अंदर सबसे पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी जो सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को मानती है, पार्टी के अंदर अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। पार्टी में अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो अपनी बात कहता है, अगर कोई उसकी कोई राय है उसको कहता है। उसके लिए पार्टी के सीनियर लीडर राज्यसभा मेंबर पीएल पुनिया साहब पहुंचे हैं 3 दिन से देहरादून में। सारे लोगों से, सीनियर से, जूनियर से, पार्टी के तमाम फ्रंटल संगठन के लोगों से, पार्टी की महिला विंग से, पार्टी के नौजवानों से, छात्रों से, विधायकों से, 2022 में विधायक का चुनाव लड़े हुए लोगों से, सांसद का चुनाव लड़े हुए लोगों से, सबसे बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के बाद अपनी रिपोर्ट वो हाईकमान को सौंपेंगे। कला जैसी कोई बात नहीं है। 2024 का चुनाव सामने है। सब लोगों से बातचीत करने के लिए पार्टी की क्या संभावनाएं 5 लोकसभा सीटों में है, उसके लिए वो यहाँ से विचार मंथन कर रहे हैं। जी, हमारे साथ देवेंद्र भसीन भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे सर। जी धन्यवाद। देखिए, ये तो कह रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कहना है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आए हैं पीएल पुनिया, तो आप लोग क्यों चुटकी ले रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि पार्टी में लोकतंत्र है, ये अपने आप में एक बहुत हंसी की बात है, क्योंकि इनके अंदर केवल एक परिवार की पूजा की जाती है। और अभी हाल ही में राहुल गांधी जी को बचाने के लिए इनकी पूरी पार्टी ने जो संसद का पूरा सत्र था उसको बेकार कर दिया। खैर, उत्तराखंड पर आते हैं। उत्तराखंड में इस समय पार्टी में विद्रोह चलती है। अगर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी की नियुक्ति को लेकर उत्तराखंड के नेता सवाल खड़ा करते हैं तो सीधा सीधा पार्टी नेतृत्व के निर्णय पर एक बड़ा भारी सवाल है। और हम देखते रहे हैं काफी समय से उत्तराखंड में कई कांग्रेस के धड़े हैं। हरीश रावत जी कहीं जाते हैं, प्रीतम जी कहीं जाते हैं और अन्य नेता कहीं जाते हैं। और वर्तमान में जो बयानबाजी चल रही है वो हम सबके सामने है। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता अपनी पार्टी के पक्ष में बयान देंगे, लेकिन जो धरातल की सच्चाई ये है कि कांग्रेस का नेतृत्व बिखरा हुआ है और प्रदेश में संगठन नाम की चीज नाम मात्र की है और धरातल पर तो कांग्रेस की दिखाई नहीं देती। और 2024 का अगर ये सप्ताह देख रहे हैं तो देख सकते हैं, लेकिन ये भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव रिकॉर्ड बहुमत के संग जीतेगी और 5 सीटों पर पुनः भाजपा के प्रत्याशी विजयी होंगे और केंद्र में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। सूर्यकांत जी, जवाब दीजिए। नहीं, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर भसीन साहब को प्रणाम करते हुए बधाई दूंगा उनको। आज कर्नाटका के पूर्व उप मुख्यमंत्री सत्तार साहब जो लिंगायत नेता हैं, बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के और लगभग 40 वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े रहे, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहकर
कांग्रेस ज्वाइन की है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर शाह और बादशाह की जो तानाशाही चल रही है उसके ऊपर उंगली उठाई है। तो सबसे पहले भसीन साहब को बधाई है। कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है, लगातार पिछले एक हफ्ते से आप देख रहे हैं कि लगातार उनके पार्टी के लोग पार्टी छोड़ करके और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस विपक्ष में है और विपक्षी पार्टी में सत्ताधारी दल के लोग, पार्टी के लोग वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। जहां तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड के अंदर आपको मालूम है पिछले 5 वर्षों में, एक साल आप ये वाला निकाल दीजिए धामी जी की सरकार का, धामी 2 का 3 मुख्यमंत्री किस प्रकार से कान पकड़ पकड़ करके बाहर निकाले गए, बोलने तक का मौका नहीं दिया। बजट सत्र चल रहा था गैरसैंण में, त्रिवेंद्र जी को अचानक बुला करके और बीच में ही कान पकड़ करके बाहर कर दिया। उसके बाद तीरथ सिंह जी आए। अच्छा तो ठीक है, तीरथ सिंह जी को यही नहीं पता लगा कि वो 4 महीने मुख्यमंत्री बने क्यों थे, और मुख्यमंत्री बने थे तो सांसद से इस्तीफा नहीं दिलाया, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिला दिया। अब धामी जी आए, अब धामी जी चल रहे हैं। अब देखिए कब कितना लंबा चल पाएंगे। तो इनका लोकतंत्र इनको मुबारक, जिसमें बोलने की आजादी ही नहीं है, बात करने की, अपनी राय बताने की। वहां तो केवल मन की बात होती है, यहाँ हम जनता की बात करती हैं, जन की बात करते हैं। तो इसलिए प्रीतम सिंह जी हो, करण महाराज जी हो, यशपाल आर्य जी हो, हरीश रावत जी हो, सब लोग, पूरी पार्टी एक है। हमें पार्टी के अंदर अपनी राय रखने की स्वतंत्रता है, वो हमेशा रहेगी। हाँ, पार्टी में जो एक मर्यादा की सीमा है उसको पार्टी जरूर तय करती है। हमारे पार्टी के पर्यवेक्षक आए हैं, बहुत सीनियर लीडर है पूनिया साहब, वो आकर के सब लोगों से मंथन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जब वो रिपोर्ट देंगे तो पार्टी के अंदर अगर कोई छोटी मोटी कोई बात होगी तो वो निपटा ली जाएगी। लेकिन ऐसा लोकतंत्र भी नहीं होना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री को गैरसैंण से बीच सत्र में बुला लें और कान पकड़ के बाहर का रास्ता दिखा दें, फिर नया मुख्यमंत्री बनावे। 4 महीने बेचारे को पता भी न लगे कि शादी कब हुई और डाइवोर्स कब हो गया, 4 महीने बाद उनको भी अलविदा कर दें। तो ऐसा लोकतंत्र मैं समझता हूँ ये बीजेपी में ही है। जी देखिए, ऐसा है कि इन्होंने जो बातें की, मैं सबका उत्तर देता हूँ। पहली बात तो कर्नाटक की इन्होंने बात की, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और इससे व्यथित होकर को वो पार्टी छोड़ करके गए। तो पार्टी ने टिकट नहीं दिया, पार्टी अपने स्टैंड पर खड़ी है। एक मिनट पिछले सप्ताह में फिर हारेंगे, आप बीच में बोलेंगे कोई फायदा नहीं है ना। सुनिए, पहली बात तो ये है कि कर्नाटक में टिकट नहीं दिया, इससे नाराज होकर पार्टी छोड़ गए और कांग्रेस गलतफहमी में ना रहे। कर्नाटक में पुणे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने वाली है, ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री बदले गए, ठीक है बदले गए, लेकिन किसी मुख्यमंत्री ने पार्टी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की। जो एक निर्णय हुआ उसको स्वीकार किया। और आपके यहाँ क्या हो रहा है, तलवारबाजी हो रही है, आपके तलवारबाजी हो रही है। देवेंद्र यादव जी को बार बार सभी नेता कोस रहे हैं। क्या ये राहुल जी के द्वारा लिखे गए व्यक्ति को अगर इस पर चुनौती दी जाती है तो पार्टी का अनुशासन कहाँ है, वो दिखाई देता है। और हालात इतने गंभीर हैं कि केंद्र के एक बड़े नेता पूनिया जी को हाईकमान को उत्तराखंड भेजना पड़ा। और आप लोकतंत्र की बात करते हैं, किस आधार पर अपने जो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने प्रवक्ताओं से कहा कि आप इन मुद्दों पर कोई डिबेट में शामिल नहीं होंगे और आपके विधायक कहते हैं पता ही नहीं, हम तो बोलेंगे, हमारे बात को दबा नहीं सकता। ये भैया कौन सा लोकतंत्र है। इसलिए कांग्रेस लोकतंत्र की बात ना करे, वो तो परिवारवाद पर चलने वाली बात है, वंशवाद की पूजक है और भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है। और यही कारण है कि पूरे देश के अंदर उत्तराखंड सहित जनता ने कांग्रेस को हाशिए पर डाल दिया है और आने वाले दिन और खराब कांग्रेस के होने वाले। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पक्ष अपनी तरफ से रखने के लिए। तो देखिए किस तरीके से उत्तराखंड में कांग्रेस की अंदरूनी कला मानी जा रही है जो इन दिनों देखने को मिल रही है। इसी को लेकर पीएल पुनिया पर्यवेक्षक के रूप में पहुंचे हैं और तमाम एनालाइज करके वो पार्टी को जो है एक रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगे, आला कमान को रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष करण मारा बैठक में मौजूद रहे हैं और बैठक से निकलने के बाद भी तमाम आरोप लगाए गए हैं कि पार्टी का नेता, पार्टी का बड़ा जो है वो सिर्फ कुछ व्यक्तियों का नहीं होता बल्कि पूरी पार्टी का होता है। और देखिए तमाम सवाल उठाए गए हैं और पीएल पुनिया जो है
उनके नेतृत्व में ये बैठक खत्म हो चुकी है। हालांकि मीडिया से बचते हुए नजर आए पीएल पूनिया। देखिए, प्रभारी को किसी के साथ पार्टी नहीं बनना चाहिए। प्रभारी हमारे स्टेट का प्रभारी है। ये नहीं कि वो 4 लोगों के साथ में रह के या 4 लोगों की बात को रह के उनका वो करे, और प्रभारी तो सबके लिए बराबर है ना कांग्रेस पार्टी। तो इसलिए हमने तो हमारा तो यही कहना था कि भाई प्रभारी जब सीएलपी हटाया, जब प्रदेश अध्यक्ष हटाया चुनाव हारने के बाद में, तो प्रभारी को क्यों नहीं हटाया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार बयानबाजियां जारी है और ये बयानबाजी कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं। इन्हीं बयानबाजी के चलते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण ने केंद्रीय नेतृत्व से पर्यवेक्षक के तौर पर किसी को भेजने की मांग की, जिसके बाद पीएल पूनिया देहरादून पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के विधायकों जिला अध्यक्ष से मतभेद को लेकर बातचीत की। तो वहीं इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर चल रहा था, उसी के बाद पीएल पूनिया ने सभी की बैठक ली और इसमें कई सारे विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने सभी सीनियर से बात की है और कल उन्होंने जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों से बात की है। संगठन के जो वरिष्ठ जन हैं, महत्वपूर्ण नेतागण हैं, उन सभी से उन्होंने बात की है और लगातार परसों रात भी वो बात करते रहे। और अभी अनुवांशिक संगठन है, हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठ के लोग हैं, मीडिया में जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो हैं, वॉर रूम और हमारे कंट्रोल रूम के लोग हैं, उन सब से वो बातचीत करना चाह रहे हैं। तो सभी से बात हुई और मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक होगा। जो 3 दिन का प्रवास है, निश्चित रूप से कांग्रेस की बेहतरी के लिए, कांग्रेस को किस तरह से मजबूत किया जाए आने वाले भविष्य के लिए, यह एक अच्छा प्रयास है। लेकिन जो भी है, ये बैठक एक रही है, सकारात्मक रही है और सबने अपने विचार भावनाएं व्यक्त की हैं। मकसद सबका एक है, चाहे हमारे वरिष्ठ नेता क्यों न हो, चाहे हमारा कार्यकर्ता क्यों न हो, सबने कहा है कि हम पूरे मन से, पूरे समर्पण भाव से कांग्रेस को की वापसी चाहते हैं, कांग्रेस को मजबूत देखना चाहते हैं। और केंद्र सरकार के साथ प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी विधायक, सांसद और पदाधिकारी आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं या नहीं, इसको लेकर अब बीजेपी संगठन मॉनिटरिंग करने जा रही है, जिसके तहत सोशल मीडिया अकाउंट पर बीजेपी संगठन के नेताओं की पैनी नजर होगी कि आखिर पार्टी के क्रियाकलापों के साथ केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए नेता सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं या फिर नहीं। अपनी बात को निचले स्तर तक पहुंचाने, बहुत नीचे के स्तर तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया बड़ा हथियार है और हम पहले दल हैं जिन्होंने अपने सोशल मीडिया को उस रूप में खड़ा किया है और हमने बूथ स्तर पर भी सोशल मीडिया इंचार्ज हमने निश्चित किए हैं। का सोशल मीडिया आज के हिसाब से गतिशील रहना चाहिए और केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, जिला स्तर पर कोई नए काम होते हैं, उनका भी ठीक प्रकार से विषय सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचे, उसके लिए हमने निर्देशित किया है। हम हर जिला कार्य समिति के अंदर, अभी हमारी मोर्चों की कार्य समिति हो रही है, प्रत्येक में सोशल मीडिया की एक पूरा 1 घंटे का हमारा चैप्टर रहता है और उसमें हर विषय की जानकारी दी जाती है और प्रश्न जो सामने से उठते हैं उनके उत्तर भी दिए जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, सबका जो है संगठनात्मक मूल्यांकन करती है। इसी कड़ी के तहत जो है जो सोशल मीडिया पर हमारे पदाधिकारी हैं उनका कितना जो है इन्वॉल्वमेंट है, संगठन के कितने जो है कार्य वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, क्योंकि अच्छे काम संगठन लगातार करता है, उसको जन जन तक कितने लोग पहुंचा रहे हैं, या जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं जिनके माध्यम से जो है आम जनता को फ़ायदा हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा अंतिम पायदान तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुँचे, इसका जो है हम सभी को ध्यान रखना है। इसी मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि अपने सभी, चाहे विधायक हों, चाहे संगठन के पदाधिकारी हों, उनके सोशल मीडिया की हम रैंकिंग कराएंगे। राज्य की मुख्य विपक्ष पार्टी कांग्रेस में गुटबाजी को समाप्त करने के लिए इन दिनों पार्टी के पर्यवेक्षक पीएल पूनिया उत्तराखंड के प्रवास पर है, जिसमें वो पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं ताकि सब कुछ ठीक हो सके। कांग्रेस के भीतर मचे इस घमासान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस का वातावरण अब ठीक नहीं रहा है।
कांग्रेस का आंतरिक मामला है। अच्छा होता कांग्रेस उन विषयों को रखती जिन विषयों के आधार पर सरकार को दिए गए उनके सुझाव का इम्प्लीमेंट हुआ हो। मुख्य रूप से पूरा वर्ष भर आंतरिक द्वंद्व से कांग्रेस जूझती रही और एक व्यक्ति जो बनता है उसका दूसरा विरोध करता है, ये उनके यहाँ एक प्रकार से संगठनात्मक ढांचे का स्वरूप बन गया है। प्रदेश के प्रभारी के प्रति अविश्वास का वातावरण और यहाँ तक स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब क्या बोलना है, इसकी प्रवक्ताओं को भी अज्ञानता का एक पक्ष कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा उनको दिया गया। तो आशा यही है कि जब आंतरिक द्वंद्व होता है उसके पीछे कारण क्यों नहीं होता है कि जो इश्यूज होते हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं, जब उन मुद्दों का ख़रास हो जाता है, वो मुद्दे किसी दल पर रहते नहीं हैं। और भाई हमारे लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि मुख्य विपक्षी दल है आज मुद्दा विहीन इस राज्य के अंदर बन गया। तो अब वो उस रूप में इन सब घटनाक्रमों को जो उनके दल में घटित हुए, इतने लोगों ने पार्टी छोड़ी, आज भी लगातार छोड़े, उससे उपलब्धि मान रहे हैं, तो मुझे इसमें कुछ ज़्यादा अपनी टिप्पणी करनी नहीं। पूर्व सीएम हरीश रावत की सोशल मीडिया पोस्ट फिर से वायरल हुई है। हरीश रावत ने पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर ये पोस्ट किया है। काफल मेले में भगत दा को लेकर जाना चाहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर अलग अंदाज में दिया निमंत्रण। सोच रहा हूं कि उनको मोहनरी के काफल मेले में आमंत्रित करूं हरदा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे एक बार फिर से हरीश रावत की सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो वायरल हो रही है। उन्होंने अनोखे तरीके से निमंत्रण दिया है पूर्व राज्यपाल को और पूर्व सीएम हरीश रावत की सोशल मीडिया पोस्ट अब वायरल हो रही है। और राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार से जहां आम जनता को विकास की उम्मीद है, तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों को उम्मीद है कि सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा किए लोगों को हटाने का काम करेगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा है कि धामी सरकार की स्पष्ट नीति है कि सही को छोड़ेंगे नहीं और गलत को बख्शा नहीं जाएगा। इंक्रोचमेंट को क्लियर करा चुके हैं, जहां अवैध तरीके से हमारी दुकानों के ऊपर, हमारे मकानों के ऊपर कब्जे थे। मसूरी के अंदर भी हम लोगों ने काफी प्रॉपर्टीज को क्लियर कराया है। मसूरी में अभी एक बड़ी संपत्ति है, उसके ऊपर भी हम नोटिस जारी कर चुके हैं। वहाँ कई जगह जमीनों की खुर्द-बुर्द की लाइन चल रही थी, तो उसमें भी हम लोगों ने अपने यहाँ से लिख के दिया है कि अब इनकी रजिस्ट्रियों पर तुरंत रोक लगाई जाए। पूरी ईमानदारी के साथ इस प्रॉपर्टी का संरक्षण करना, वक्फ बोर्ड की संपत्ति का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत ईमानदारी के साथ चल रहे हैं और मैं फिर कह रहा हूं, जो युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, हम सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को और माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों को इसी संबंध में निर्देशित किया है। उत्तराखंड पुलिस की ओर से उत्तर प्रदेश से सटी सभी सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हमने रात में ही अपने सभी एसपीज और दोनों रेंज आईजी से बात कर ली थी और हमारी उत्तराखंड की पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और हमारे यहाँ वैसे भी माहौल शांतिपूर्वक है पूरी तरह से, और मुझे विश्वास है कि हमें शांति बनी रहेगी और कोई भी जो है यूपी का घटनाक्रम हमारे उत्तराखंड के उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा माहौल को। कि कुछ इलाके हैं जिनको हम संवेदनशील मानते हैं, तो उसमें उन सब पे हमारी नजर है और जैसा मैंने कहा कि हम पूरी तरह से सतर्क हैं। साथ ही साथ मैं ये भी अपील कर रहा हूँ कि देखिए, एक दूसरी जगह का घटनाक्रम है जो भी है उसका, वो हमारे राज्य की कानून व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को, यहाँ के माहौल को खराब न करने पाए। ये मैं सभी जो है समाज के विभिन्न अंग हैं उनसे अपील भी करता हूँ और इसी लाइन पे हमारे सभी एसपी बात भी कर रहे हैं सभी लोगों से। और इस बीच बड़ी जानकारी, सीएम धामी ने 3 गांव घोषित किए पर्यटन स्थल। बता दें, नागतात, मूंगतात, अषाढ़तात को घोषित किया है पर्यटन स्थल। टिहरी जनपद के जौनपुर ब्लॉक में है ये तीनों गांव। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, नागतात, मूंगतात, अषाढ़तात को घोषित किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटन स्थल। तो बड़ी खबर इस वक्त की, 3 गांव जो है वो पर्यटन स्थल घोषित हुए। टिहरी जनपद के जौनपुर ब्लॉक में ये तीनों गांव है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की देहरादून से, सीएम धामी ने 3 गांव घोषित किए हैं पर्यटन स्थल। आपको बता दें, इन गांवों का नाम है नागतात, मूंगतात और अषाढ़तात और इन्हीं तीनों गांवों को पर्यटन स्थल सीएम धामी द्वारा
घोषित किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड से। सीएम धामी ने 3 गांव घोषित किए हैं पर्यटन स्थल। नागताक, मूंगताट और शारटाट को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। टिहरी जनपद के जौनपुर ब्लॉक में ये तीनों गांव हैं जिनको पर्यटन स्थल सीएम धामी द्वारा घोषित किया गया है। तो 3 और पर्यटन स्थल मिल चुके हैं, नागताक, मूंगताट और शारटाट। ज्यादा जानकारी के साथ अभी कैंचुरा जुड़ चुके हैं। अभी देखिए 3 और नए पर्यटन स्थल मिल चुके हैं उत्तराखंड को। दौरे के दौरान वहां पर जो प्राकृतिक सौंदर्यता देखी थी, जिस प्रकार से आजकल कह सकते हैं कि छोटी छोटी लोक जात वहां पर हो रही है, उसको देखते हुए टिहरी जनपद के 3 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। तीनों गांव टिहरी जनपद के जौनपुर ब्लॉक के अंतर्गत ये आते हैं, जिसमें नागठाट, मूंगठाट और असारठाट 3 ये गाँव हैं जिनको पर्यटन स्थल के रूप में इनको घोषित करने का काम किया गया। आने वाले दिनों में यहाँ पर पर्यटक गतिविधियां और बढ़ सके, राज्य में जो लोग पर्यटक सैलानी यहाँ पर आते हैं वो इन नए डेस्टिनेशनों पर जा सके, उसके लिए जिला प्रशासनों को अभी से ही काम करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए, ताकि तय समय रहते हुए उत्तराखंड में जो नए डिस्ट्रिक्ट हैं, नए डिस्ट्रिक्टों में जो नए डेस्टिनेशन होंगे उनके जरिए और पर्यटन को बढ़ावा यहाँ पर दिया जा सके। तो सरकार की कोशिश यही है कि राज्य में नए पर्यटन क्षेत्र के रूप में और चीजों को यहाँ पर विकसित किया जा सके, ताकि जो पर्यटन व्यवसाय है और मजबूत हो सके, राज्य सरकार को उसका लाभ यहाँ पर मिल सके। जी ठीक है, बने रहिए अभी हमारे साथ। इस बीच बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है खटीमा से। विधायक भुवन कापड़ी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, कर्नाटक विधानसभा चुनाव का पर्यवेक्षक बनाया गया। एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी है जिम्मेदारी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की खटीमा से। विधायक भुवन कापड़ी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कर्नाटक विधानसभा चुनाव का पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर अब एक्टिव होती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी है जिम्मेदारी। लगातार हमारे साथ अभी बने हुए। अभी देखिए बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है भुवन कापड़ी को। बिल्कुल, कांग्रेस के ये वरिष्ठ युवा नेता हैं, खटीमा विधानसभा से विधायक चुनकर आए हैं। इस बार ये कह सकते हैं कि सदन के भीतर भी उपनेता की जिम्मेदारी इनके पास है। ऐसे में युवा पार्टी की तरफ आकर्षित हो सके, जो इनका अभी तक का काम करने का जो तरीका रहा वो युवाओं के बीच में खासे लोकप्रिय रहे, इसीलिए कांग्रेस की तरफ से ये बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। एआईसीसी के जो महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उनकी तरफ से उन्हें कर्नाटक में पर्यवेक्षक की भूमिका यहाँ पर दी गई है, ताकि कर्नाटक के भीतर जो युवा वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ सके, कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत वहां के आगामी विधानसभा चुनाव मिल सके, उसके लिए इनको ये जिम्मेदारी दी गई है। और ये उत्तराखंड कांग्रेस के लिए भी बड़ा अचीवमेंट इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उत्तराखंड में भी आने वाले दिनों में निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए पार्टी का संगठन जुटा हुआ। तो ऐसे में पार्टी के जो युवा नेता अगर उनको दूसरे राज्यों में बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती है तो उनके प्रति जो राज्य में जो उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो भी यहाँ पर मजबूत होगी और एक नया कांग्रेस को नया एक काम करने का तरीका यहाँ पर मिल पाएगा, ताकि जो युवा है राज्य के वो भी उनसे जुड़ सके और आने वाले चुनाव में पार्टी को लाभ मिल सके। तो ये बड़ी जिम्मेदारी भुवन कापड़ी को यहाँ पर दी गई है और ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अभी से ही चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है, जिसके लिए लगातार अपने संगठन स्तर पर नेताओं की जिम्मेदारी तय करने का काम किया जा रहा है। जी बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है, आपको बता रहे हैं कि देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का पर्यवेक्षक तो बनाया गया है। इस बीच देखिए एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये जिम्मेदारी दी है और इसी के मद्देनजर एक और बड़ी जानकारी उत्तराखंड से निकल के सामने आ रही है जो आपसे साझा कर रहे हैं। उत्तराखंड में फिर मौसम बिगड़ने की संभावना है। 18 अप्रैल से मौसम में हो सकता है बदलाव। 19, 20 और 21 अप्रैल को हल्की बारिश की आशंका है। बादल गरजने के साथ बारिश ओलावृष्टि की भी आशंका जताई जा रही है। 19 अप्रैल के लिए भी मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड में फिर से मौसम बिगड़ने की संभावना जताई गई है और बता दें 18 अप्रैल से मौसम में हो सकता है बदलाव। तो बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तराखंड में फिर से मौसम बिगड़ने की संभावना है। लगातार हमारे साथ अभी कैंसुरा बने हुए हैं। अभी एक बार फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। जी बिल्कुल, उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम अपनी करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है।
मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 18 अप्रैल के बाद में यहाँ पर मौसम बदल सकता है और लगातार जो अभी तक का जो संभावनाएं जताई जा रही है, जो इनपुट मौसम विभाग को मिल रहा है, उसमें 19, 20 और 21 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने मौसम परिवर्तन होने की संभावना यहाँ पर जताई है, जिसमें 19 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के जो हिली एरियाज हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर 30 से 3000 मीटर से ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है, वहां पर बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई है। जो मैदानी क्षेत्र है, वहां पर मध्यम गति की बारिश के लिए यहाँ पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और सीधे तौर पर ये इसलिए भी कहा गया है क्योंकि उत्तराखंड में ये 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, तो ऐसे में उन सब चीजों में व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सके, यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो, आसान जनता को कोई परेशानी ना हो, उसके लिए अभी से ही सरकार और जिला प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जी अभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए 18 अप्रैल से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, इसको लेकर उत्तराखंड मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।